ये बात बेहद ज़रूरी है जानना कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसका प्रयोग किस तरह किया जाएगा। अगर हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। तो ये बात बेहद ज़रूरी है कि हम जो भी पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करते चलें। और आज इसीलिए मैंने यहाँ पर एक सिनोनियम का एक सेशन बनाया हुआ है जहाँ पर हम लोग उन सारे वर्ड्स को जो कि हमने पहले पढ़े हुए हैं उन सभी वर्ड्स को यहाँ पर जाँचेंगे कि किस तरह वो सारे वर्ड हमारे सामने सिनोनियम के तौर पर जो है पूछे गए। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर 1 से लेके 19 तक यानी कि 18 तक मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। इन सारे वर्ड्स को आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है और इनके लिए सही ऑप्शन, सही सिनोनियम आपको चूज़ करके बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा, एज ए सिनोनियम कौन सा ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट होगा। अब यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है डेपिक्ट। अब डेपिक्ट के लिए हमको एक सही सिनोनियम निकालना है, तो आपको बताना है इसमें से चूज़ करके कि सिमुलेट, इलैबोरेट, इल्यूमिनेट और एमिट, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल सही होगा। तो आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि कौन सा सिनोनिम हमारे यहाँ जो है निकालना है। ठीक है, अब हम लोग अगर यहाँ ध्यान से देखें तो डेपिक्ट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी भी के बारे में जो है इलैबोरेट करना, यानी किसी के बारे में बताना। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी इंसान का कैरेक्टर स्केच देते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समवन से कैरेक्टर, तो वहाँ पर डेपिक्ट वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये एक प्रकार के लिए इलैबोरेट और एक्सप्लेन के सेंस में आता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के चरित्र का वर्णन करता है या उसका डिस्क्रिप्शन देता है। तो इंग्लिश में डेपिक्ट का मतलब होता है हिंदी में वर्णन करना, और इसको इंग्लिश में हम लोग इलैबोरेट या एक्सप्लेन कहते हैं। आपको ये बात अच्छे से पता है कि एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्यान करना या डीपली किसी चीज़ के बारे में बताना। तो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो सही ऑप्शन चूज़ करेंगे वो चूज़ करेंगे कौन सा, इलैबोरेट। तो इलैबोरेट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ के बारे में व्याख्यान बताना या उसका चरित्र चित्रण करना या उसके बारे में विस्तार से बताना। नाउ वी हैव 3 अदर ऑप्शंस जहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है एमिट। तो एमिट का मतलब बच्चों होता है कहीं से कुछ उत्सर्जित होना। जब आपके सामने सूरज, जब आप देखते हैं कि मोबाइल से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, ये आपको पता है, सूरज से किरणें निकलती हैं, फैक्ट्री से गंदा पानी निकलता है, तो कहीं से कुछ निकलना या कहीं से कुछ उत्सर्जित होना, इन दोनों के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, एमिट यूज़ करते हैं। तो एमिट का मतलब हो जाएगा उत्सर्जित होना। ठीक है, यानी कहीं से कुछ निकलना। तो डेपिक्ट का सही मतलब हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इलैबोरेट, यानी किसी के बारे में ठीक से बताना या चित्रण करना। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है रैपेशियस। रैपेशियस को मैं अब पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में, तो आपको इन सारे वर्ड्स को पढ़ना है बच्चों और बताना है कौन सा ऑप्शन हमारे जो है वो सही होगा। पहला लिखा हुआ है रिपेल, दूसरा लिखा हुआ है मोरल, तीसरा लिखा है वोरेशियस, चौथा लिखा ऑडेशियस। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल सही होगा। ये जो वर्ड हम यहाँ पर देख रहे हैं रैपेशियस, रैपेशियस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लालच करता है, या एक ऐसा इंसान जो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा भूखा है। अब वो भूख चाहे नॉलेज के लिए हो, वो भूख चाहे भोजन के लिए हो, चाहे नॉलेज के लिए हो, किसी प्रकार की हंगर हो, ऐसे इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैपेशियस कहते हैं। रैपेशियस और वोरेशियस, ये 2 वर्ड हम लोग क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं। एक ऐसे इंसान के लिए जो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ईगर है, वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर ललायित है, यानी कि ही इज़ क्रेविंग फॉर समथिंग। तो इन दैट केस वी हैव टू यूज़ रैपेशियस एंड वोरेशियस एज अ सिनोनियम। तो रैपेशियस का मतलब जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे कि एक ऐसा इंसान जो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हंगरी है। वो हंगर नॉलेज को लेकर भी हो सकती है या भोजन को लेकर भी हो सकती है। दैट इज़ द रीज़न कई बार रैपेशियस या वोरेशियस को हंगरी के तौर पर सिनोनियम जो है करके पूछा जाता है। आपको नीचे ऑप्शन दिया जाएगा रैपेशियस वोरेशियस के लिए हंगरी ऑप्शन वहाँ पर आपको जो है टिक कर देना है। ठीक है, चलिए, तो रैपेशियस का सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, वोरेशियस। अब यहाँ पर नंबर 3 पे एक वर्ड लिखा हुआ है बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस के लिए 4 वर्ड है, नॉइजी, सीरियन, प्लेसिड और विचुपरेट। आपको इन चारों वर्ड्स को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है सही होगा, एज अ सिनोनियम कौन सा ऑप्शन हमारा सही बनेगा, बताइए। देखिए, अब जिन बच्चों को याद हो तो मैंने इंग्लिश में एक वर्ड पढ़ा था टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है शोर शराबा, या इंग्लिश में पढ़ा था केओस। केओस का मतलब होता है नॉइज़, CHAOS। और जब हम लोग बनाते हैं नॉइजी की स्पेलिंग तो केओस के ऑप्शन के तौर पर, सॉरी बॉइस्टर्स के ऑप्शन के तौर पर केओटिक यानी कि फुल ऑफ नॉइज़ एडजेक्टिव बनाते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जो फुल ऑफ नॉइज़ है, यानी कि नॉइज़ शोर शराबे से भरी हुई है, ऐसे सिचुएशन को हम लोग इंग्लिश में नॉइजी, केओटिक और बॉइस्टरस कहते हैं। तो बॉइस्टरस सिचुएशन मतलब क्या होगा, शोर शराबे से भरा हुआ।
एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर हम लोग जो ऑप्शन बेटा करने वाले हैं, कौन से करने वाले हैं, नॉइजी। बहुत ध्यान से देखने वाली बात है यहाँ पर कि जो दो वर्ड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, एक देखिए सीरियन और एक प्लेसिड, इन दोनों का मतलब शांत यानी कि पीसफुल होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न, ये दोनों जो कि शांत की इंग्लिश हैं, तो दैट इज़ द रीज़न इन दोनों को हम लोग एज अ पर्यायवाची लेते हैं और यानी कि सिनोनिम लेते हैं। बॉइस्ट्रस और केओटिक और नॉइजी के लिए दोनों ऑपोजिट बनते हैं। यानी अगर ध्यान से लिखेंगे, नोट करने पे आएंगे तो बॉइस्ट्रस, नॉइजी, केओटिक, फुल ऑफ नॉइज, और उल्टा करने पे आएंगे तो सीरियन और प्लेसिड माने क्या होगा, शांत हो जाएगा। फिर से देखिए, बॉइस्ट्रस मतलब नॉइजी, केओटिक, सीरियन और प्लेसिड माने क्या होगा, शांत। विचुपरेट का मतलब क्या होता है, विचुपरेट का मतलब हो जाएगा किसी के बारे में नकारात्मक इन्फॉर्मेशन फैलाना। किसी के बारे में नकारात्मक इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए क्या लगाते हैं, विचुपरेट लगाते हैं। बताइए, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो बॉइस्ट्रस मतलब केओटिक मतलब नॉइजी। अब यहाँ पर नंबर 4 पे एक वर्ड लिखा हुआ है समटुअस। समटुअस का यूज़ क्या है आपको ध्यान सोचना है। और 4 वर्ड लिखे हुए हमारे सामने, इन चारों वर्ड को जो है वो दोस्तों एज अ ऑप्शन बताना है कि कौन सा हमारा सिनोनिम यहाँ पर जो है बनेगा। बताइए। देखिए, जिन लोगों को पता हो या नहीं पता है मैं बता दूं कि जो आप वर्ड यूज़ करते हैं समटुअस, ये यूज़ करते हैं तारीफ़ के लिए, स्पेशली तब जब किसी इंसान ने बहुत अच्छा खाना बनाया होता है। यानी कि जायकेदार भोजन के लिए इंग्लिश में समटुअस फूड कहते हैं। एक ऐसा फूड जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, इंग्लिश में उसको माउथ वाटरिंग फूड भी कहते हैं। माउथ वाटरिंग फूड मीन्स एक ऐसा लजीज खाना जिसको देखकर मुँह में हमारा पानी आ जाए। तो समटुअस का मतलब होता है शानदार, यानी कि हमारा सही ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, डेलिशियस बन जाएगा, जायकेदार यानी कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, टेस्टी। मेटिकुलस और पंक्टिलियस, ये जो दो वर्ड आप देख रहे हो, इन दोनों का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अपने व्यवहार को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान है। फिलहाल केयरफुल यानी कि सावधान के लिए यहाँ पर जितने भी वर्ड बनेंगे, वॉचफुल, अलर्ट, कॉशियस, है ना, केयरफुल, ये सारे वर्ड हमारा ऑप्शन के तौर पर यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है बस कि समटुअस का मतलब होता है शानदार, यानी कि भोजन की तारीफ लगाते हैं। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डेलिशियस। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है टैकी। टैकी के 4 ऑप्शन लिखे हैं, फ्रेश, वैलेडिक्टरी, रॉटन और चीप। आपको सही वर्ड चूज़ करके बताना है कि इसका सही सिनोनिम बेटा क्या होगा। जल्दी से सोचिए दोस्तों, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन लोग यहाँ पर जो है कर सकते हैं, और जांचिए कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। ठीक है, देखिए अगर हम टैकी की बात करें तो टैकी एक ऐसा वर्ड है जो सस्ते और घटिया भोजन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले जाइए या आप स्टेशन पे चले जाइए तो वहाँ पर कई बार आपको ऐसे वेंडर मिल जाएंगे जो आपको सस्ती मद्दी चीज़ें खिला देते हैं और वो चीज़ें बहुत ही घटिया क्वालिटी की होती हैं। तो इस तरह के फूड को जो कि बहुत ज़्यादा चीप है और गंदा है, ऐसे भोजन को, सस्ते घटिया भोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टैकी फूड कहते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर सस्ता और घटिया के लिए हम लोगों ने घटिया की इंग्लिश क्या लगा रखी है, चीप लगा रखी है। रॉटन का मतलब सड़ा हुआ होता है तो वो ऑप्शन हमारा बनेगा नहीं। वैलेडिक्टरी जो लगाते हैं वो लगाते हैं फेयरवेल यानी कि विदाई के लिए। जब भी कोई इंसान कहीं से विदाई लेता है इंग्लिश में क्या बुलाता है, वैलेडिक्शन या फेयरवेल कहलाता है। तो याद रखना है आपको कि टैकी मतलब सस्ता और घटिया, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, चीप। 5 वर्ड हो गए हैं। डेपिट का मतलब बताया हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पर इलेबरेट। रैपेशियस का मतलब हमने बताया हुआ बेटा यहाँ पर वोरेशियस। बॉइस्टरस मतलब नॉइजी। समटुअस मतलब डेलिशियस। टैकी मतलब हमारा क्या हो जाएगा, चीप। आइए अब बात करते हैं नंबर 6 की। ये जो वर्ड आप नंबर 6 देख रहे हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन ये किताबों में जो है बहुत ही कम पता चलता है, दिखाई नहीं पड़ता लोगों को। एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट है। ट्रेवेस्टी के 4 वर्ड लिखे हुए हमारे सामने, ट्रैवल, मिस्टी, पैरोडी और ओरिजिनल। कौन सा ऑप्शन हमें करना है बताइए। चलिए अगर आप यहाँ पर बात करें ट्रेवेस्टी की तो मैं बता दूँ ये है क्या। ट्रेवेस्टी और पैरोडी, बहुत ध्यान सुनिएगा प्लीज़। ट्रेवेस्टी और पैरोडी ये जो 2 वर्ड हैं ये तब ज़्यादा लगाते हैं जब हम किसी इंसान का मजाक बनाते हैं। अब आपको याद है किसी इंसान का मजाक बनाने के लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था, मॉक। तो मॉक का नाउन हम क्या कर रहे थे, मॉकरी कर रहे थे। ठीक है, तो ट्रेवेस्टी और पैरोडी इन दोनों का मतलब है किसी इंसान का बनाया जाने वाला मजाक। तो ट्रेवेस्टी, मॉकरी और पैरोडी ये तीनों एज ए सिनोनिम जो है लिए जाते हैं।
ये थोड़ा सा सटायर से अलग है। जैसे कई बार आपने देखा हुआ है कि कुछ हमारे ऐसे सॉन्ग रिलीज़ होते हैं, कुछ ऐसी लिटरेचर में चीज़ें आ जाती हैं या कैसा म्यूज़िक आ जाता है जिसका हम लोग यूट्यूब पर जो है पैरोडी देख सकते हैं कि उन लोगों ने उसी गाने को जो है मजाकिया तौर पर जो है बनाकर पेश कर दिया। तो पैरोडी, ट्रेवेस्टी और मॉकरी, ये तीनों ही हमारे जो है ऑप्शन पे पूछे जाते हैं। ऐसे वर्ड एनडीए के बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कई बार ऐसे वर्ड भी आ जाते हैं जो यूज़ में थोड़े बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जो है थोड़ा सा लेवल बनाना होता है, तो कई बार ऐसे वर्ड वो दे देते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एम्यूलेट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एजिमुलेट, एन्यूमरेट, इमिटेट और फॉर्जरी। हमको सही ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो वही अर्थ देगा, और एज अ सिनोनिम जो है ऑप्शन यहाँ पर हमको टिक करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, अब मैं बताऊँ एम्यूलेट का मतलब क्या होता है। जब कोई इंसान किसी के जैसा बनने की कोशिश करता है या उसकी बराबरी करने की कोशिश करता है, इंग्लिश में उसको एम्यूलेट कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब कोई इंसान किसी के जैसा बनने की कोशिश करता है या बराबरी करने की कोशिश करता है, उसको इंग्लिश में एम्यूलेट कहते हैं। और ये कई बार क्लोज टेस्ट में या फिलर में जो है भरने के लिए आ चुका है। अब उसका मतलब पता होना चाहिए। अब जो कि बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नकल करने के लिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता है, इमिटेट एज एन ऑप्शन जो है बन जाता है। एजिमुलेट का मतलब अब मैं जानता हूँ, हम लोग बता चुके हैं पहले ही, दो चीज़ों को आपस में मिलाना। और फॉर्जरी का मतलब होता है टप्पेबाजी करना, यानी कि जालसाजी करना, लोगों को धोखाधड़ी देना। ड्यूप से जो है इसका पर्यायवाची बनता है DUPE, ड्यूप एज ए सिनोनिम। ड्यूप माने क्या होता है, किसी इंसान को चीट करना, ठीक है। चलिए अब नंबर 8 में इंकोमियम एक वर्ड आया है जो कि हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पर भी बहुत आता है। इंकोमियम का मतलब क्या होगा, हाईली प्रेज, जुबिलेंस, कॉर्नोकोपिया, ग्लूम। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंकोमियम का मतलब मैंने बताया था किसी इंसान की बहुत ज़्यादा प्रशंसा यानी कि तारीफ़ करना। इंकोमियम का मतलब किसी इंसान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना। इंग्लिश में उसको जो है हम लोग हाईली प्रेज कहेंगे। इंकोमियम का मतलब हाईली प्रेज है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी जब होती है तो एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो है एक्सटेसी। अब जिन बच्चों को नहीं पढ़ा हुआ वो ये नोट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी के लिए इंग्लिश में हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं वो कौन सा हो गया, एक्सटेसी। क्लियर हो गया। तो फिलहाल यहाँ पर हाईली प्रेज की बात आ रही है। एक्सटेसी और जुबिलेंस ये हैप्पीनेस के लिए यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स में से एक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सटेसी और जुबिलेंस ये दोनों हाईली प्रेज के लिए यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स में से एक है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हाईली प्रेज हो जाएगा। रैद का मतलब हम जानते हैं पहले से कि गुस्सा होता है, तो गुस्से के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, वेहेमेंस। मैंने आपको बताया था परसों वाली क्लास में 2-3 दिन पहले लेक्चर पे कि वेहेमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आक्रोश। जब भी भीड़ हमारी सड़कों पर आकर विरोध करने लगती है, पथराव करने लगती है, तो इंग्लिश में ऐसे आक्रोश को हम लोग वेहेमेंस जो है कहते हैं। ठीक है, चलिए कौन सा ऑप्शन कर देंगे यहाँ पर, वेहेमेंस कर देंगे। अब नंबर 10वें की बात करते हैं, निनकोम्पूप। निनकोम्पूप के लिए हमारे सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ग्रेट, लो, स्मॉल, फुलिश। तो हमको सही ऑप्शन चूज़ करके बताना है कि इसका सही सिनोनिम जो है क्या होगा। अगर किसी स्टूडेंट को याद हो तो हम लोगों ने लास्ट वीक एक सेशन किया था जहाँ पर हम लोगों ने एक सेट लिया हुआ था। उस सेट में हम लोगों ने ये बात अच्छे से पता की थी कि इनको मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा फुलिश है, यानी कि मूर्ख है। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, फुलिश। और ये अपने आप में अकेला वर्ड है जो थोड़ा सा अलग दिखता है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और हमारे सेट में जो है आ चुका है। डॉर्मेंट की बात याद करिए, मैंने वर्ड आपको पढ़ाया हुआ था कि डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन हमारे सामने लिखिए बच्चों, लेथार्जिक, स्मॉल, फास्ट और टर्पिड। बिल्कुल, आपको अगर याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि डॉर्मेंट स्टेज का मतलब होता है निष्क्रिय अवस्था, एक ऐसी स्टेज जहाँ पर चीज़ें एक्टिव नहीं होती हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बायोलॉजी में। स्टूडेंट एग्जांपल हमारा ये था कि जब भी वहाँ हमारा कई बार ऐसा प्लांट होता है कि उसका एक बीज कहीं पर ज़मीन में गिर गया और कई महीनों तक जो है वो डॉर्मेंट स्टेज पे पड़ा रहता है, क्योंकि जब उसको उसके अकॉर्डिंग मौसम मिलता है तभी वो जो है वो जर्मिनेट होता है। जहाँ तक मैं हिंदी सही बोल रहा हूँ, अंकुरित होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में उसको जो है क्या कहते हैं, हिंदी में उसको निष्क्रिय अवस्था कहते हैं। यानी कि वो 5 से 6 महीने तक ऐसे ही पड़ा रहा, सुसुप्त अवस्था में पड़ा रहा, पैसिव स्टेज पे पड़ा रहा। तो इसका उल्टा जो होता है वो एक्टिव आता है। फिलहाल हमको ध्यान रखना है कि डॉर्मेंट स्टेज का मतलब निष्क्रिय अवस्था जहाँ पर चीज़ें एक्टिव ना हो। ठीक है, लेथार्जिक आलसी होता है, तो ये आलसी नहीं लगाएंगे। कई बार लड़कों को लगता है कि डॉर्मेंट और लेथार्जिक पर्यायवाची हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यूज़ अलग अलग है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि डॉर्मेंट स्टेज किसी व्यक्ति विशेष की नहीं लगाते। डॉर्मेंट अब ये नहीं बोलेंगे कि राहुल निष्क्रिय आलसी हो गया तो राहुल इज़ डॉर्मेंट, राहुल इज़ लेथार्जिक कह सकते हो आप। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि यहाँ पर निष्क्रिय अवस्था जो है वो
इंसान के लिए नहीं है, डोरमेंट स्टेज जो है हमारा टर्पिड हो जाएगा। एजिलिटी की बात करते हैं, इसके लिए 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, एपरी, कॉपी, एमेजन और एलेक्ट्रिटी। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमको सही ऑप्शन लग रहा है, ये हमको देखकर बताना है। बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक बात बता दूं अच्छे से कि जब कोई इंसान अपनी चुस्ती फुर्ती के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, इंग्लिश में क्या कहलाता है, वो एजिलिटी कहलाता है। जैसे कि क्रिकेट फील्ड में रवींद्र जडेजा की बहुत तारीफ़ की जाती है कि वो बहुत बढ़िया फील्डर है। तो आप लोगों को उनकी क्या पसंद है, आप लोगों की उनकी जो एक्टिवनेस है, यानी कि जो उनके अंदर चुस्ती फुर्ती है, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। इंग्लिश में उसको हम लोग जो है एजिलिटी या एलेक्ट्रिटी कहते हैं। ये दोनों वर्ड अपने आप में सिनोनिम बनते हैं और ये दोनों ही अपने आप में जो है एक साथ ज़्यादातर आते हैं। तो इफ़ समवन इज़ वेरी एक्टिव, उसकी जो क्वालिटी है बीइंग एक्टिव होने की, ये क्या कहलाएगा, एजिलिटी या एलेक्ट्रिटी कहलाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि आई लाइक द एलेक्ट्रिटी और एजिलिटी ऑफ रवींद्र सर या रवींद्र जडेजा। ठीक है। एपरी का मतलब होता है किसी की नकल करना, क्योंकि ये एप से बना हुआ है, बंदर को शो करता है, तो नकल करने के लिए एपरी वर्ड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। उत्सर्जन एमेजन कहलाता है, मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही। चलिए, नंबर 13 पे एक वर्ड लिखा हुआ है ऑडेशियस। ऑडेशियस के लिए हमको सही पर्यायवाची निकालने हैं, लेजी, ब्रेव, कावर्ड और टिमिड। आपको इनमें से सही ऑप्शन चूज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो हमको यहाँ पर करना है। चलिए दोस्तों, कई बार आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारी सरकार सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतज़ाम करती है, इसके बावजूद क्या होता है, आतंकवादी वहाँ पर हमला करके चले जाते हैं। उनकी जो हिमाकत होती है, उस हिमाकत के लिए इंग्लिश में ऑडेशियस वर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है कि दे मेड द टेररिस्ट मेड एन ऑडेशियस अटैक, यानी कि एक ऐसा अटैक जिसमें आपकी हिम्मत की बात की जाती है। आपने इतनी सुरक्षा के इंतजाम के बावजूद कुछ नेगेटिव काम किया है। तो लोग ये ना सोचे कि ऑडेशियस का मतलब बहादुर होता है, तो ये कोई पॉजिटिव वर्ड है। ऑडेशियस एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब तब ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम किसी इंसान की ढीठता की बात करते हैं कि इतनी एक तो नेगेटिव काम कर रहे हैं, ऊपर से फियरलेस होकर कर रहे हैं। तो इंग्लिश में अगर आप भरने के लिए आता है तो आपको ये वर्ड अच्छे से पता होना चाहिए। एंड हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, फियरलेस वैसे आता है, तो ऑप्शन के तौर पर मैं यहाँ पर क्या किया हुआ है, ब्रेव किया हुआ है। तो ऑडेशियस अटैक याद रखिएगा, जब भी कोई आतंकवादी कहीं पर अटैक ऐसा होता है, इंग्लिश में उसको ऑडेशियस अटैक कहते हैं। ऑडेशियस के लिए बहुत सारे वर्ड वैसे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम आप यहाँ पर इसको ये रखेंगे, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ऑडेशियस मतलब क्या होता है, फियरलेस या ब्रेव। चलिए, एमॉर्फस की बात करेंगे। एमॉर्फस का मतलब आपको अगर याद हो तो मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, फिक्स, शेपलेस, इम्पेंडिंग और इमिनेंट। इम्पेंडिंग स्पेलिंग है IMPENDING। ठीक है। एमॉर्फस का मतलब होता है जिसका कोई निश्चित आकार ना हो। जैसे कि आपको याद होगा, हम लोगों ने अमीबा पढ़ा हुआ था, तो अमीबा का कोई एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज़ नहीं है, तो जिसका कोई शेप ना हो इंग्लिश में वो क्या कहलाएगा, शेपलेस, यानी कि एमॉर्फस। तो बायोलॉजी जिन लोगों ने पढ़ी होगी, कभी अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, वन वर्ड में जो कि पूछा जाता है कि हैविंग नो पर्टिकुलर शेप एंड साइज, सो समथिंग विच इज़ हैविंग नो पर्टिकुलर शेप एंड विच इज़ नॉट इन पर्टिकुलर शेप एंड साइज क्या कहलाएगा, एमॉर्फस, जिसका कोई निश्चित आकार ना हो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, शेपलेस। फिलहाल यहाँ पर जो वर्ड आप देख रहे हो इम्पेंडिंग, ये मैं बता दूँ, एक ऐसी घटना जो बहुत जल्द घटित होने वाली है, समथिंग विच इज़ अबाउट टू हैपन वेरी सून, वो इंग्लिश में इम्पेंडिंग कहलाएगा। और इमिनेंट इसका जो है पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम होता है। ठीक है। 2020 में जो है ये पूछा गया नवंबर के किसी एग्जाम में, मुझे जहाँ तक हल्का याद है, इम्पेंडिंग और इमिनेंट इन दोनों का मतलब जो है हो जाएगा एक ऐसी घटना जो बहुत नज़दीक घटित होने वाली है, बहुत ही पास है। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है इंडेंजर, मतलब किसी को खतरे में डालना। खतरे में डालने के लिए कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं, स्लैकन, डैम्पन, थ्रेटन, जियोपर्डाइज। चलिए, स्लैकन का मतलब होता है ढीला पड़ जाना। स्लैक को मतलब ढीला बोलते हैं, तो ई लगा दिया तो वर्ब बन गया भाई। स्लैकन मतलब ढीला पड़ जाना, इसीलिए जब भी कोई इंसान कहीं पर लापरवाही बरतता है, इंग्लिश में उसको स्लैकन कहते हैं। डैम्पन का मतलब गीला करना या किसी के काम में अड़ंगा लगाना। अब आपने गीला कर दिया मतलब किसी के काम में, कबाब में हड्डी बन गए आप। थ्रेटन माने धमकी देना, और जियोपर्डाइज माने किसी इंसान को खतरे में डालना। तो हमारा सही ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा, जियोपर्डाइज, किसी इंसान को खतरे में डालना। खतरे में डालने के लिए हम लोग एक वर्ड और यूज़ करते हैं बच्चों, वो है इम्पेरिल। स्पेलिंग क्या है, IMPERIL। जिनको नहीं पता है नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद एक बार अगर आप फिर से देख लेंगे सेशन तो आपको जो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो जियोपर्डाइज, इम्पेरिल और इंडेंजर, किसी इंसान को खतरे में डालना।
नाउ वी हैव 3 वर्ड्स लेफ्ट हियर। एम्बस, किसी को याद है? किसी स्टूडेंट को इसका यूज़ कब करते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको, एम्बस का यूज़ तब ज़्यादा करते हैं जब कोई इंसान कहीं पर छुप कर किसी पर हमला करता है। स्पेशली आतंकवादी जो अटैक होते हैं, ये बहुत, जैसे कि आपको याद होगा ताज होटल पर जब अटैक हुआ था तो कई हमारे ऑफिसर्स ऐसे मारे गए थे क्योंकि उन पर जो है उन्होंने सडनली अटैक कर दिया था, छुप कर अटैक कर दिया था। इंग्लिश में एम्बस का मतलब छुप कर हमला करना होता है। यहाँ पर लर्क जो वर्ड हम देख रहे हैं, यही इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो लर्क एंड एम्बस का मतलब छुप कर हमला करना। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, बशेस का मतलब होता है झाड़ियाँ और एम्बस का मतलब झाड़ियों के पीछे छिपना, क्योंकि आप अटैक करना चाहते हैं। तो किसी इंसान का इंतज़ार करना, कई बार ऐसे भी दे देते हैं कि किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अटैक करना है, या अटैक करना चाहते हैं इसलिए वेट कर रहे हैं। तो अटैक और वेट में से कई बार ऑप्शन जो है क्लोज बन जाते हैं। आपको याद रखना है, दोनों ही ऑप्शंस की जो है हो सकते हैं। एम्बस माने भी हमला करना छुप कर, और लर्क माने भी छुप कर हमला करना। सॉरी। हर्ल का मतलब बताइए। थ्रो, पुल, इम्पेरल और सेव। सरल वर्ड है, तुरंत बता देंगे देख के। मैंने आपसे बताया था कि जब भी कोई इंसान कोई चीज़ दम लगाकर फेंकता है तो उसको इंग्लिश में हर्ल कहते हैं। यानी कि हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? थ्रो हो जाएगा। और मैंने आपसे ये भी बताया था, जब भी किसी नेता पर जूता फेंका जाता है, कई ऐसी घटनाएं हो चुकी जिसमें अरविंद केजरीवाल पर भी जैसे जूता फेंका गया था, इंग्लिश में उसको हर्ल के सेंस में बड़ा यूज़ करते हैं। तो हर्ल का मतलब हो जाएगा कोई चीज़ दम लगाकर फेंकना। क्लियर हो गया? चलिए एक लास्ट वर्ड रह गया, इसको डिस्कस करेंगे। प्रोपगेट। सही ऑप्शन बताना है सिनोनिम के तौर पे। लिखा हुआ है जक्सटापोज, एरिड, प्रोमलगेट और विचुपरेट। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन हियर। कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर जो है होगा? बिल्कुल, ज़रा ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। प्रोपगेट का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, यानी किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करना। इंग्लिश में प्रोपगेट और प्रोमलगेट, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रोपगेट और प्रोमलगेट ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करने के लिए। गिव करेंसी, मेरे भाई ये वर्ड तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा यानी कि इडियम है। लोग गिव करेंसी को समझते हैं कि घूस दे रहे हैं, वो नहीं होगा। लोगों में प्रचलित करने के लिए, टू मेक पब्लिकली नोन समथिंग, इंग्लिश में गिव करेंसी कहलाता है। तो प्रोपगेट, प्रोमलगेट किसी इंसान का, किसी चीज़ को लोगों में फैलाना, उसका प्रचार प्रसार करना। बाकी जक्सटापोज आपको मैं बता चुका हूँ, एक के बाद एक चीज़ें क्रमबद्ध रखना। आया? तो यहाँ पर ये सारे वर्ड हमने जो है डिस्कस कर लिए हैं, और अब यहाँ पर उसको हम लोग समाप्त करेंगे। कल का जो हम लोग सेशन रखेंगे उसको हम लोग अलग करेंगे। फिलहाल हमारे लिए सिनोनिम का सेशन था, इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।